इसमें ये देखिए भ्रमित चैतन्य, भ्रमित चैतन्य इकाई, हाँ, ज्ञान में, इकाई ज्ञान में है ना, हम्म पारभासी होने के फलस्वरूप ज्ञान का संपूर्ण अभाव नहीं होता है। ठीक है। ज्ञान की अपेक्षा बनाई रहता है भ्रमित चैतन्य इकाई में, प्रयत्न चैतन्य इकाई में। इसीलिए ज्ञान मानव चेतना में परिवर्तन की संभावना है। अच्छा, ऐसा है ये। ठीक है, ये एक बात हो गई, है ना। उसके बाद पर साथ ही साथ ज्ञान का भास होने लगता है ना, जिससे कभी कभी यथार्थ का भास भी होता है ना, तथा कभी कभी अतिव्याप्ति, अव्याप्ति अथवा अनाव्याप्ति दोष सहित दर्शन होने लगता है ना? ये तो भ्रम भी रहती है और निर्भ्रमता भी कभी कभी झलकती है। तो झलकना जो है, इसको क्या भास आभास प्रतीति को ही संभावना के रूप में ये स्पष्ट किया है। आगे चल करके जीवन ज्ञान को अप्रिशिएट कर पाता है। अप्रिशिएट करने का जो प्रोसेस है उसको बताया भ्रमित अवस्था में, उसको बताया। ठीक है ना। इसीलिए अज्ञानी ज्ञान के लिए प्यासा है, ऐसा लिखा। सही बात है। अज्ञानी जब कभी ये अज्ञान है समझ में आता है, उसी क्षण में उसका प्यास प्रबल होता है ज्ञान के लिए। ठीक है ना। और जब तक अज्ञानी रहता है कि वो अपने आप में कभी कभी ज्ञान भासना आभासना रहता है। ठीक है ना। ठीक है। तो ये जो करता रहता है व्याप्ति अनाव्याप्ति अव्याप्ति दोषों से, इससे मुक्ति होने की इच्छा बनता है। है ना। ये कितने काल से डंका बजा है, कितने समय से ज्ञान की अपेक्षा मानव में होना, इसको कितने समय से आकलित करते हो? आदिकाल से। बोलिए। जब से मानव प्रकट हुआ। बोलिए, जब से मानव इस धरती पर आया, ऐसा वहां तब से ही है। अच्छा, वो पहले अत्यंत कम था अपेक्षा, और धीरे धीरे होकर के आज जो है ना काफी अपेक्षाएं बन चुकी। अपेक्षा बलवती हुई। ज्ञान की अपेक्षा बलवती हुई। तो इसके बाद वाला जो वाक्य है, तो इसमें भी प्रिंटिंग मिस्टेक है शायद, क्योंकि यहाँ पर पहले लिखा था कि यही भ्रांत अवस्था है ना। यही भ्रांत का स्वरूप बनता है, अवस्था है। आगे चलो। नहीं बाबा, एक मिनट। जब ये तब कब भ्रांत अवस्था है, जो ज्ञान जो है ना कर्तव्यगत हो जाए। ज्ञान संपन्न हो जाए, तब जो है ना अज्ञान क्या है उसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। ज्ञान अपने आप में समझ में आता है। इसको भ्रांत अवस्था नाम दिया। अनुभव के बाद भ्रांत है। जबकि इसमें जो है यही भ्रांत बाबा, यहाँ तो भ्रमित मानव की व्याख्या हुई ना पहले से। वही तो उसीलिए असंगत हो रहा है ना ये। तो ये भ्रांत होना चाहिए सिर्फ। बाबा, पिछली बार आके आपसे बात की था आपने, यही करेक्शन कराया था आपने। यही भ्रांत को काट करके यही पेज 147। ठीक बात। संपूर्ण ज्ञान के अनंतर जब तक पुत्रेष्णा में विवशता रहती है, तब तक भ्रांत अवस्था है। उसके बाद जब मानव चेतना आती है, ये क्षणत्रय आती है, उसमें से पुत्रेष्णा बलवती जब तक रहता है, तब तक ये भ्रांत अवस्था है। तब तक भ्रांत अवस्था है बाबा। ये पुत्रेष्णा तो उसको कनेक्ट करना होगा। इसको ये कनेक्ट नहीं हो रहा था पिछली बार आए थे ना, तो इसमें भ्रांत, ये भ्रांत हो गया। आगे वाले को काट दिया तो एक कनेक्ट हुआ है। ठीक है, ठीक हुआ। संपूर्ण ज्ञान के अनंतर की बात के अनंतर। ठीक, अब ठीक। जब तक पुत्रेष्णा में व्यवस्था रहती है, तब तक भ्रांत अवस्था है। ठीक, that's why you said पुत्रेष्णा के बिना मैथुन ये told you on the phone, but वो केवल होते को भ्रांतता को काट देने से ये पूरा कनेक्ट हो गया। ठीक है, ये ज्यादा हो गया।
इतना 2 अक्षर। बाबा एक और बात हुई थी पिछली बार आपके साथ में, मैं उसको रिकन्फर्म करना चाहूंगा इसी लाइन को। ये जो एक कहाँ पे गया, ये संपूर्ण ज्ञान के अनंतर, है ना, संपूर्ण ज्ञान क्या है? अनुभव, मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना में पूरा होने की बात। ठीक है ना। संपूर्ण ज्ञान मतलब दिव्य चेतना, है ना। तो इसके साथ में इसमें कहा जब तक पुत्रेष्णा में विवशता रहती है ना, तो इसमें तो इससे ये भाव प्रबल रहता है। हाँ, पुत्रेष्णा प्रबल रहना और विवशता का जो शब्द इस्तेमाल है ना, उससे ऐसा लगता है पुत्रेष्णा किसी तरीके से एक निषेध है। पुत्रेष्णा निषेध नहीं है। उसको अतिव्याप्ति दोष वहां रहता है। हाँ, ये दोष है। हाँ, ठीक तो है। पुत्रेष्णा दोष नहीं है। पुत्रेष्णा दोष, पुत्रेष्णा के साथ विवशता जब तक है, विवशता दोष है। विवशता दोष। तो पुत्रेष्णा के साथ में विवशता जो है वो तो भ्रांत अवस्था में वो तो होता ही। हाँ, ठीक तो है। मानव ठीक तो है। हाँ, ठीक तो है। मानव ऑनवर्ड्स की मानव चेतना में तीनों इष्टाएं होते हैं। उनका सही मूल्यांकन में कोई तकलीफ नहीं। यदि विवशता हो जाए पुत्रेष्णा में, तब तक भ्रांत अवस्था। बहुत बढ़िया लिखा है। ठीक बात है। केवल यहाँ 2 अक्षर को काटना, वहां 2 अक्षर को काटना है। ठीक हो गया। ठीक तो है। कभी कभी ऐसा होता है महाराज जी, देखिए 10 हाथ से जब गुजरता है, कुछ न कुछ तो हो ही जाता है। हाँ बाबा, यही प्रिंटिंग मिस्टेक में आता है। फिर भी न्यूनतम प्रिंटिंग मिस्टेक। न्यूनतम, ये तो पक्का। जो अपने साथ काम कर रहे हैं, पूरा ध्यान लगा करके करते हैं। हाँ बाबा, इसीलिए इतना तक पढ़ पाए। हाँ बाबा, बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा है ना। ये प्रिंटिंग का बहुत बड़ा काम है बाबा, बहुत बड़ा। लिखकर उसका, उसमें अग्रवाल जो है पूरा अपना मन लगाया है। इसके बावजूद ऐसा कभी कहीं है। संविधान में भी उन्हीं का, वो लिखते समय में, वो देखते समय में उनको जैसा लगा, 1 अक्षर 2 अक्षर जोड़ना घटाना कर देता है। करने पर ये सब आता है। क्या धीरे धीरे। ठीक बाबा, इसके लिए आपने उपाय बता दिया ना। अब आपने उपाय बताया, परिभाषा संहिता का लेटेस्ट वर्जन बढ़िया है ना। उसमें सभी सहमत है। उसमें सभी लोग बढ़िया बैठक होगा, बढ़िया प्रोसेस है। उसमें सभी लोग अपनी बात रखें, उसमें सभी सहमत हो गए हैं। हाँ। मुझे लगता है बहुत मौलिक काम होगा, है ना। हाँ बेटा, आगे बता। ठीक है, ये एक अच्छे तरह से देख के काम हो जाए। बिनी आ गई, बेटा आ गई। अच्छा बेटा आ गई। नमो नमो कर ले बाबा को, नमो नमो कर ले। नमो कर ले, अभी कर ले बेटा। कर जल्दी लंबे हो जाओगे, ऊंचे हो जाओगे। देखा बिनी, देखा, ये बात है। खुश रहो। मेरे फोटो देख भी, मेरे फोटो कौन से काकू देख बे। बिनी, टॉफी खावे? नो, अभी तक टॉफी। जॉय खावे? मॉम खावे? आलू खावे? बाबा ना ये कर ले, जल्दी लंबे हो जाओगे। जल्दी लंबे हो जाओगे। नमो नमो कर ले। ना जागृति से ही पूर्ण समझ। जागृति का मतलब ही है समझ का प्रमाण। पूर्ण जागृति से ही पूर्ण समझ सहित सही मूल्यांकन होता है। पूर्ण जागृति क्या है? मानव चेतना से देव चेतना, देव चेतना से दिव्य चेतना तक दो यदि जागृति हो जाती है अर्थात प्रमाणित कर देता है। इन तीनों नाम को प्रमाणित कर देते हैं। मानव चेतना में आते हैं, क्रिया पूर्णता हो जाता है, सर्वतोमुखी समाधान, ये सब आता है, व्यवस्था आ जाता है, सार्वभौमता आ जाता है, सब आता है।
अब बाकी बचता है उपकार करना। उपकार करने में पूर्णता हासिल हो जाता है दिव्य चेतना में, ठीक है ना। तो वो यदि दिव्य चेतना में के अनुसार हम यदि पूरा का पूरा उपकार करने लग जाते हैं तब सही मूल्यांकन पूरा हो। अच्छा, इसके लिए ये जो बताया है, ये जो सही मूल्यांकन वाला बात है सार्वभौम व्यवस्था में, उसके पहले अखंड समाज में, उसके पहले परिवार में, परिवार में न्यूनतम क्या चीज, अखंड समाज का सूत्र भ्रूण रूप में होता है परिवार में, वो थोड़ा सा विस्तार होता है समाज में, व्यवस्था में पूरा विस्तार हो जाता है। इतना ही बात। और दिव्य चेतना में, दिव्य चेतना जो है उपकार करने का पूरा उपकार जो है ना व्यवस्था में ही होता है। इस ढंग से हमें पाते हैं वो सही मूल्यांकन की बात कहा है। सही मूल्यांकन का मतलब है उपकार विधि से ही मूल्यांकन शुरू होता है और देव चेतना में काफी स्पष्ट हो जाती है। मानव चेतना के बाद देव चेतना निकटवर्ती हो जाता है, तो देव चेतना में काफी सटीक हो जाता है और सटीक होता है इसमें मानव चेतना में, और सटीकता ये पुष्ट होता है देव चेतना में, पूर्ण होता है देवी चेतना में। जो सतर्कता की जो बात है वो मानव चेतना की बात, सतर्कता की बात मानव चेतना में है। हाँ, शुरुआत तो सटीकता है, सटीकता का शुरुआत मानव चेतना में ही, सटीकता का शुरुआत सतर्कता हुआ है ना, मानव चेतना में, उसका पुष्ट होना देव चेतना में, पूर्ण होना देवी चेतना में। तो सतर्कता, सहजता, सरलता, ये तीन स्थितियां बनी है ना। तो सतर्कता जो है वो मानव पद में, और फिर सजगता जो है वो देव मानव पद में, और सहजता, सरलता जो है वो दिव्य मानव। ठीक, इस ढंग से जो स्वाभाविक रूप में ये निकटवर्ती है। मानव चेतना आता है तो निकटवर्ती हो गया देव चेतना, देव चेतना आता है तो उसमें दिव्य चेतना पासे में हो गया, कोई देरी नहीं लगना, ऐसा बात है। ठीक है, कुल मिलाकर के समय की बात लगती है जीव चेतना से मानव चेतना में परिवर्तित हो, इसी में जो कुछ भी समय लगे, उसके बाद में कुछ समय नहीं लगता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, और आगे तो इसमें आगे का वाक्य जो है, तो इसको पूरा अगर करें तो उसमें लिखा है कि देखिए, पूर्ण जागृति से ही पूर्ण समझ सहित सही मूल्यांकन होता है, अन्यथा अवमूल्यन या अधिमूल्यन होता है, होना स्वाभाविक है। अच्छा, तो ये मानव और देव मानव की बात कर रहे हैं। ये तो पूर्णता जो है देव मानव देवी मान तक पहुंच गए। हाँ, ये जो बात है अन्यथा इसके पहले मानव चेतना में यदि ये सब बात होता है, क्या चीज, अवमूल्यन और अधिमूल्यन, तब पुनः जीव चेतना के अनुसार हो गए। ये यहाँ ये इशारा है, अभी मानव चेतना में पूरा संक्रमित नहीं हुए। हाँ, यही चेक करना, यही है, उसी के लिए लिखा है वो। ठीक, माने चेक बैलेंस प्रोग्राम है। ठीक है, बहुत प्रिसाइज है, बहुत आपका। और ये एक वाक्य है इसमें कि पशु पक्षी में पाए जाने वाली आशा को जीवाकार, है ना, और मनुष्य में पाई जाने वाली क्रिया मात्र के प्रति दर्शन योग्य क्षमता संपन्न मन, वृत्ति, चित्त व बुद्धि को ज्ञानाकार का संज्ञा है ना। हाँ, तो इसमें मन, वृत्ति, चित्त व बुद्धि को ज्ञानाकार अगर कह रहे हैं, अनुभव मूलक विधि से व्यक्त होना ज्ञानाकार। हाँ, और इसमें आत्मा दृष्टा है, इसीलिए ये चार का ज्ञानाकार है। मतलब इसमें आत्मा को ही, आत्मा के अनुरूप ये सब काम करने लग जाते हैं, ज्ञानाकार हो गया।
मतलब इसमें मेरा ये कहना था कि आत्मा को भी इसमें इंक्लूड इसीलिए नहीं किया क्योंकि आत्मा उसका दृष्टा बना रहता है इस ज्ञान का, बना ही रहता है इस ज्ञान का। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट है एक्चुअली। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, यह 4 विषय हृदय तृप्ति का। तो यहाँ हृदय शब्द जो प्रयोग किया है 4-5 जगह। हृदय तृप्ति का मतलब है शरीर में जो है ना पुष्टि तत्व, रचना तत्व जो होता है ना, जिसको इसको कहते हैं प्रोटीन, हार्मोन कहते हैं। हार्मोन रचना तत्व, पुष्टि तत्व होता है शरीर, है ना। पुष्टि तत्व ज्यादा होने से यौन चिंतन होता है। उसकी तृप्ति के लिए जो कुछ भी करते हैं शरीर से ही माध्यम है, ठीक है ना। उसको लिखा है, उस बात को स्पष्ट किया। अच्छा, तो हृदय तृप्ति जो है उस अर्थ में, हृदय जो है तृप्ति जो है ना शरीर संबंधित। अच्छा, जब भी ये जो है ना भोग कामावेश आता है, हृदय की धड़कन बढ़ता है, ठीक है ना। इसीलिए वो तृप्ति बिंदु नहीं होते हैं, स्वभाव में रहना चाहिए। स्वभाव में रहने के लिए यौन चिंतन आते हैं। अच्छा, तो ठीक है, मतलब ये जो अपेक्षा है ये बेसिकली मन में आस्वादन अपेक्षा है, मगर क्योंकि ये प्रवृत्तियां हैं पूरा का पूरा क्योंकि शरीर से संबंधित है, तो इसीलिए हृदय तृप्ति नाम दिया। ठीक तो है, ठीक हो गया, व्याख्या ठीक हो गई। ठीक, उसमें आगे उसी का संबंध है। हाँ, मतलब पूरा वाक्य ऐसा है कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन, यह 4 विषय हृदय तृप्ति का संवेदनशीलता पूर्वक शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधेंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाले आस्वादन में जो सुख भासता है वह मन का न्याय धर्माधर्म, सत्य निर्णय वृत्ति का, और न्याय धर्म सत्य साक्षात्कार चित्त का, सहस्तित्व रूपी सहस्तित्व बोध बुद्धि का, और सहस्तित्व में अनुभव आत्मा का स्वत्व। क्या बाकी बचता है? सब पूरा, एक वाक्य में सब पूरा हो गया, अथा से इति तक पूरा। ठीक है, पूरा समाया बाबा, है ना। कितना अच्छी वाक्य है। आप देखिए, एक्चुअली जब तक फल परिणाम ज्ञान अनुरूप तक नहीं होते ना, तब तक वो राउंड द विकेट वाला बात पूरा नहीं होता। जो बाबा बोलते हैं ना, राउंड द विकेट है ये। हर एक वाक्य में उसके ब्यूटी को एंजॉय करने की बात। हाँ बाबा, मैं मतलब बीच में यही सोच रहा था। हम जब पहले ये लिखे थे हमारे यहाँ, जो साहित्य लिखता है, जो लेखक है, वो लेखन से रोमांचित नहीं होता है, ऐसा लिखा था। बिल्कुल उल्टा है ये। हम स्वयं लिखा हो, हम स्वयं रोमांचित होते हैं। हाँ बाबा, अभी कई बार हो गए आपके सामने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना भाई, वो स्वाभाविक है। ये जब कभी उस ओर ध्यान देते हैं, रोमांचकता होता है, परिपूर्णता के आधार, प्रयोजन के आधार। अभी रोमांचकता को यहीं तक रखे हैं साहित्यकार, तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधेंद्रियों में उत्तेजना हो, इसी को रोमांचकता माना। अपन क्या माने हैं? नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य प्रमाणित होने की प्रक्रिया से रोमांचकता होना। अभी जो अपने को जो रोमांचकता होती है, इसी आधार पर होता है। नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य में प्रमाणित होने की विधि से रोमांचक होना, उत्साहित होना, प्रवृत्त होना, प्रमाणित होना, इतना स्टेज ऐसा इसके साथ। ठीक, हाँ, तो इसमें और एक वाक्य है,
शरीर, हृदय एवं प्राण समूह को स्थूल पिंड या स्थूल शरीर, मन, वृत्ति एवं चित्त को सूक्ष्म शरीर और बुद्धि एवं आत्मा को कारण शरीर संज्ञा है। संज्ञा दी जा सकती है। हाँ, मतलब क्योंकि ये विगत में विगत में प्रचलित है। हाँ, स्थूल सूक्ष्म कारण। हाँ, उसको इस ढंग से समझना उचित होगा। अच्छा। बात बेसिकली ये एक प्रयास मुझे ऐसा लगता है नेम स्पेस कवरेज का है। उसमें क्या है, पहले अपन प्रतिज्ञा किए हैं, शब्द संसार जो है ना परंपरा का देन, परिभाषा संहिता परंपरा है, वो स्वयं बाबा का दिया हुआ, ऐसा लिखा। ठीक है। शब्द संसार परंपरा का है, परिभाषा है। पहले की शब्द है, संस्कृत शब्द है सब। ठीक है। उसका परिभाषा जो है प्रचलित परिभाषा नहीं है, अपना सही बात है, क्योंकि अपना परिभाषा जो सहअस्तित्व के साथ जुड़ गए। नहीं, और इसमें सूक्ष्म और कारण में शरीर की जो संज्ञा दी गई है, इसमें पहले का विगत का अगर पढ़ते हैं तो वो जड़ के साथ जुड़ता है, जबकि अपन चैतन्यता के साथ। शरीर की मतलब है कार्यकलाप से। अच्छा, कार्यकलाप जो है ना आत्मा में, बुद्धि में है ही। मन, वृत्ति, चित्त तक की कार्यकलाप है ही है। शब्द, स्पर्श, रूप, सुगंध इंद्रियों में क्रियाकलाप है ही है। तीनों स्टेज ठीक हो गए ना। इन तीनों स्टेज का नाम दिया, ये स्थूल है, यहाँ तक सूक्ष्म है, यहाँ तक कारण। कारण में क्या है, अभी जो कारण गुण गणितात्मक भाषा जो लिखा है, कारणात्मक विधि से बुद्धि और आत्मा का क्रियाकलाप को पहचाना जा सकता है। गुणात्मक विधि से चित्त, वृत्ति और मन का क्रियाकलापों को पहचाना जा सकता है। ठीक है ना। गणितात्मक विधि से शरीर क्रियाकलाप को पहचाना जा सकता है। इतने तो बात। जैसा हाथ, पैर, नाक, कान, आँख, ये 5 इंद्रियों को गणित विधि से ना 5 में आ गए ना। वही मनोवृत्ति, चित्त, बुद्धि जो है ना गुणों के रूप में हो गए ना। और बुद्धि और आत्मा स्वभाव और धर्म के रूप में हो। स्वभाव और धर्म जो है ना जीवन का जीवन वैभव का कारण। बहुत सुंदर है बाबा। जीवन वैभव का कारण अनुभव और बोध है, संकल्प है। अनुभव, बोध, संकल्प ही है कारण, वैभव का कारण। ठीक है ना। गुण उसका जो उसके अनुसार जो है ना उपयोग करने का जो गुण है वो मनोवृत्ति चित्त में ही है। ठीक है ना। और उसके बाद जो है ना इन सबको पंचेंद्रियों के द्वारा ज्ञान में, संज्ञानीयता में, संवेदना में नियंत्रित करता है। इसमें इस प्रकार के कारण और गुण के आधार पर संवेदनाएं नियंत्रित होना पाए जाती। इतने ही बात। स्थूल जो है ना सूक्ष्म और कारण से नियंत्रित होता है। इतने ही बात। जीवन शरीर को चलाता है इसी आधार। थोड़ा सा बुद्धि लगाने के बाद, थोड़ा सा ध्यान लगाने से ठीक हो जाएगा। पक्का ये ठीक होना चाहिए। हाँ बाबा। ये प्रोजेक्ट ठीक होने से बहुत जगह के लिए रेफरेंस बनता है। हाँ। हाँ। हरि हर, हरि हर, हरि शरणम भवतर्पणम। बाबा ये एक पॉइंट है इसमें, है ना, व्यवहार, दर्शन, दृष्टि और विश्लेषण की बात। व्यवहार, दर्शन, दृष्टि और विश्लेषण की बात की गई है। उसमें दर्शन को अगर देखें तो लिखा है कि दृष्टि से प्राप्त समझ, अवधारणा और अनुभव ही दर्शन है। ठीक है। दृष्टि की अगर बात देखें तो इसमें लिखा है कि व्यवहार, ये 3, दर्शन, दृष्टि और विश्लेषण।
व्यवहार का परिभाषा लिखा है। हाँ, व्यवहार ठीक है। ठीक। उसके बाद दर्शन, दृष्टि से प्राप्त समझ, है ना। अवधारणा का मतलब है साक्षात्कार, और अनुभव ही दर्शन, है ना। जो जीने में प्रमाण, जीने में प्रमाण होना ही दर्शन, दूसरे भाषा से जीना ही दर्शन, समझदारी पूर्वक जीना ही दर्शन। ये पूरा हो गया। ठीक है। मैं उसके बाद लिखा है दृष्टि के स्वरूप में व्यवहार को देखने, समझने, पहचानने और मूल्यांकन करने की क्रिया दृष्टि। ठीक है ना। व्यवहार को देखने, समझने, पहचानने और मूल्यांकन करने की प्रक्रिया, ये दृष्टि। और देखने का क्या मतलब है? न्याय हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको देखने की बात। हमारे हर कार्य व्यवहार में 6 डिजिट बताया है। नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य। न्याय, धर्म, सत्य मानव परंपरा में, बाकी तीनों अन्य तीन परंपरा में। ये हम ठीक से प्रस्तुत कर पा रहे हैं या नहीं, इसको देखना, इसका नाम है दृष्टि। इसको देख पाना। तो ये देखने का जो काम है, ये मतलब जैसे कि आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम स्वयं व्यक्त होते हैं कि नहीं। व्यक्त होने में प्रकाशन भी है, संप्रेषण भी है, अभिव्यक्ति भी। अभिव्यक्ति जो है ना, अभ्युदय के अर्थ में होता है। संप्रेषण पूर्णता के अर्थ में होता है। प्रकाशन जो है ना, जो कार्य व्यवहार के रूप में प्रकाशित हो जाता है। ठीक बात है। कार्य व्यवहार के रूप में प्रकाशित जब होता है उसी का मूल्यांकन होता है। कार्य व्यवहार व्यवस्था में जीने में प्रमाण है। ठीक है ना। वो न्यायपूर्वक होता है। यदि व्यवस्था में जीते हैं, न्यायपूर्वक जीना बन जाती है। यही दर्शन का मतलब। ठीक है ना। दृष्टि की बात होगी। विश्लेषण, परिभाषाओं का प्रयोजन के अर्थ में व्याख्या। तो परिभाषाओं का, तो जो शब्द का जो परिभाषा होता है, वो परिभाषा होने से उसका प्रयोजन सिद्ध हो जाए। प्रयोजन क्या है? अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में जीने के लिए सूत्र व्याख्या, यही प्रयोजन। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखिए व्यापक वस्तु, अखंड और सब लिखा है। ठीक। तो इसमें एक ही बात है कि व्यवहार में, मतलब आपने जो कहा कि न्याय को समझने की जो बात है, वही देखने का मतलब है। ये न्याय को समझने की जो बात है, ये न्याय को समझना नहीं, समझा हुआ विधि से हम आचरण करते हैं। आचरण करने पर देखना पड़ता है हम ठीक से न्याय प्रस्तुत किया है कि नहीं। ठीक है। आचरण करना पहला बात। जब हम प्रमाणित होना समझ में आ गया, दूसरा प्रमाणित हो रहा है कि नहीं, ये भी आता है। सामने व्यक्ति के साथ ही हम प्रमाण प्रस्तुत करेंगे, सामने व्यक्ति भी अपना प्रमाण प्रस्तुत करेगा, ऐसा बात। देखने का मतलब इन दोनों विधा में, पहले स्वयं में, उसके बाद संसार के साथ। तो स्वयं में जो है, इसमें हम ठीक से न्याय पूर्वक प्रस्तुत हो रहा हूँ कि नहीं, मैंने आचरण कर रहा हूँ कि नहीं, और अभिव्यक्त हो रहा हूँ कि नहीं, संप्रेषित हो रहा हूँ कि नहीं, प्रकाशित हो रहा हूँ, ये चारों विधा में देख ले। हाँ, तो स्वयं में देखने की जो काम है, ये वृत्ति और चित्त का काम है।
मतलब हाँ, वो तो जीवन के स्वरूप में और व्यवहार के स्वरूप में हम मानव के साथ जो पेश आता है उसमें न्याय का अनुभव होना। ठीक है। सहअस्तित्व में अनुभव होने से न्यायपूर्वक प्रस्तुत होना बनता है। इतनी ही बात। ठीक ठीक। तो इसमें हम जब स्वयं को मूल्यांकित करते हैं और बाहर संसार के साथ जब देखते हैं, हम यदि ठीक से प्रस्तुत हो रहे हैं तो सामने वाला जो व्यक्ति प्रस्तुत हो रहा है कि नहीं उसको भी मूल्यांकन करना बनता है। जब तक हम उस ठीक से प्रस्तुत नहीं होते हैं सामने व्यक्ति का मूल्यांकन करना बनता नहीं। बस इतना ही। यही मुख्य बात। ये इसी आधार पर मनोबल बढ़ता है। हम स्वयं सटीक प्रस्तुत हुए उसको बनाए रखने के लिए संसार भी सटीक प्रस्तुत हो रहा है कि नहीं मूल्यांकन होता है। इस ढंग से मनोबल बढ़ता है। ठीक है। इसको अच्छी तरह से समझ लो। हाँ, नहीं मतलब मैं इसको आ गया ये पार्ट। ये वाली आपने जो कहा ये तो बात ठीक लगी। ठीक। तो उसमें मतलब जैसे संसार के साथ प्रस्तुत हो रहे हैं तो उसमें चयन आस्वादन का भी पक्ष आ गया है ना, कि जैसे कि आस्वादन चयन में चयन जो संबंधों को करते हैं हाँ, उसी में तो न्याय प्रतिष्ठित होता है। हम जो है ना न्यायपूर्वक संबंधों को निर्वाह किया है कि नहीं। संबंधों को हम संबोधित करते ही हैं। हर संबंधों में न्यायपूर्वक हम प्रकाशित हुए कि नहीं। पहले इसका शोध करते ही रहना। जब तक फार्मेसी नहीं आया तब तक इसका शोध करते रहना। ठीक है। यदि हम पूरा पढ़ गए सभी संबंधों में तो हर संबंधों में मानव ही है। ठीक है ना। वो कहाँ तक न्याय किया उसको भी समीक्षा करने में अधिकार बन जाता है। ठीक है। ठीक। विज्ञानमय कोश का जागृत होने पर दुख के कारण भी समझ में आता है, उसका निराकरण भी समझ में आता है। इसका निराकरण समझ में आने से हम समाधान तो ठीक है। हाँ ठीक है। नई बात समझ में आ गया। हाँ ये ठीक है। दुख के निराकरण के ही निराकरण से ही सुख शांति संतोष और आनंद की अनुभूति संभव है। यदि दुख रहते सुख शांति तो होना नहीं है। हाँ, इसकी निर्वाह करने निराकरण हो जाए है ना। निराकरण से ही सुख शांति संतोष आनंद की अनुभव। हाँ, तो इसमें एक्चुअली यही स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि निराकरण क्या में दुख के निवारण से ही दुख क्या है अव्यवस्था का स्वीकृति। हाँ हाँ, इसी का नाम है समस्या। हाँ, व्यवस्था पूर्वक इसका निराकरण। व्यवस्था में हम जीते हैं जैसा शरीर व्यवस्था ठीक है कोई रोग नहीं। व्यवस्था बिगड़ गया तो रोग हो गया। उसी प्रकार मन में जो है ना कहीं अव्यवस्था यदि प्रभावित हुआ और दुख होगा। ठीक है ना। व्यवस्था यदि उदय रहता है दुख होने की प्रश्न नहीं है। व्यवस्था का क्या मतलब है तो समाधान का क्या मतलब है। व्यवस्था में जीना। इस व्यवस्था में जीने से दुख का कोई कारण नहीं है। शरीर के साथ व्यवस्था होने से या मन में अव्यवस्था स्वीकार होने से अव्यवस्था से सुखी होने की स्वीकृति होने से और समस्या बनता है। समस्या बराबर दुख समाधान बराबर सुख। इतना तो लिखा है। हाँ, तो मतलब इसमें यही स्पष्ट कराना चाह रहा था कि
इससे थोड़ा ऐसे भी आशय चले जाता है पढ़ते समय। ठीक है। हाँ, कि मतलब जैसे कि पहले दुख का निवारण होगा, उसके बाद सुख, शांति, संतोष, आनंद की अनुभूति संभव है। इसमें मुख्य बात कहना, पहले भी बात की बात नहीं है। जब कभी हम समाधानित होते हैं, सुख, शांति, संतोष का रास्ते में आ गए। हाँ, तो दोनों साथ में ही है। तो हम स्वयं हमारा मन को अव्यवस्था में डालते हैं, ये दुख होगा ही। ठीक। ये दोनों चीज समस्या और समाधान पर आधारित। तो समाधान जो है ना, जो समझदारी को प्रमाणित करना। समझदारी एक मानसिकता है। अव्यवस्था से सुखी होने के लिए भ्रमित होता है, वो एक मानसिकता है। यदि मानसिकता में अव्यवस्था से सुखी होने के लिए सोचता है, परेशानियां हो गए। ठीक है। ये डिमार्केट हो गया कि नहीं? हाँ, ठीक है। इसको अच्छी तरह से इस वाले में अभाव का परिभाषा दिया है ना। उत्पादन से अधिक उपभोग एवं उपयोग की इच्छा ही अभाव है। आलस्य, प्रमाद, अज्ञान, अप्राप्ति, प्राकृतिक प्रकोप तथा सामाजिक असहयोग अभाव के कारण है। तो इसमें सामाजिक असहयोग की जो भाग है, इससे क्या आशय है? भ्रमित मानव परंपरा में ये एक दूसरे को शोषित करता है। सहयोग का अभाव। अच्छा। यदि दूसरे मानव को शोषण करता है, ठीक, सहयोग का अभाव हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। हुआ। यही उसको कह रहे हैं। शोषण करने पर सहयोग का अभाव हुआ। फलस्वरूप क्या है? शोषित हुआ वो भी दुखी हुआ। ये पहले से दुखी है, तभी शोषण करता है। सही है। ठीक है। कैसा फोल्ड हुआ? ठीक है। आगे ज्यादा हल्ला करने लगा। इसमें ये थोड़ा बेसिक वाला है। श्रम की जो परिभाषा है ना, में लिखा है कि श्रम का तात्पर्य अधिक उन्नत अर्थात यथास्थिति से अधिक उन्नत यथास्थिति से है ना? श्रम का तात्पर्य अधिक उन्नत अर्थात यथास्थिति से अधिक उन्नत। जो हम आज जितने भी रहते हैं, जो जैसा दे रहे हैं, ठीक है ना, इससे अधिक की अपेक्षा हो, वो नहीं मिलता हो। अच्छा, वही श्रम है। अच्छा, जैसा हम अभी 10 रुपये मैंने 1 घंटा, जो 1 घंटे में हमारा आवश्यकता से अधिक हो जाता है, और 24 घंटे में भी नहीं होता है। ठीक है ना। जो 1 घंटे में अपना आवश्यकता को पूरा कर लेता है, बाकी समय में बाकी दायित्वों को पूरा करने में हो जाता है। ये अपने पेटे में ही पूरा नहीं हो पाता 24 घंटे में। यही है अधिकाधिक यथास्थिति से अधिक की आवश्यकता है, वो पूरा नहीं हो रहा है, वही रिक्तता है, वही समस्या, अभाव। यही अभाव का कहना है। श्रम को बताया, श्रम अभाव का स्वीकृति है।
अच्छा, माने ये पूरा नहीं हुआ वो श्रम हो गया। श्रम समस्या क्या आधार हो गया? नहीं प्राप्त होना, नहीं तृप्त होना, ये श्रम मैंने समस्या का आधार बनाना भाई। हाँ ठीक है, बस ये कहने की मतलब इसको कैसा तो इसमें जब ठीक है, तो मनुष्य के संदर्भ में हो गया, इसको श्रम गति परिणाम, वही मनुष्य के संदर्भ में ही है। ठीक है, और श्रम गति परिणाम में जो श्रम का जो प्रयोग किया है, श्रम का जो बात है, हाँ। आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने में तृप्ति, ठीक है, समाधान, हाँ। श्रम का क्षोभ बराबर विश्राम की तृषा, ठीक, समाधान की तृषा, हाँ। वो क्या चीज है? श्रम किया, हाँ। आवश्यकता से अधिक हो गया तो हम तृप्त हो गए, हाँ। यदि आवश्यकता से अधिक नहीं हुआ, हाँ। यह हमको रिजल्ट मिलती है, हाँ। वही श्रम है। ठीक है, श्रम करने की बाद भी श्रम का क्षोभ हो जाना, मैंने उत्पादन कार्य में तृप्ति नहीं मिलना, एक क्षोभ है। सही, ठीक है, हम श्रम किए, ठीक है ना, उसमें उस उत्पादन के लिए, ठीक है ना, उससे हमको तृप्ति नहीं मिली, वो क्षोभ यथावत है, क्षुब्ध हो गए। श्रम काय को के लिए किया? समृद्धि के लिए, समाधान के लिए। वो मूल नहीं मिल पाना क्षोभ है। ठीक है, क्लियर है शायद। हाँ, और इसको इस अर्थ में देखें तो जैसे इधर ही लिखा है कि पदार्थ अवस्था प्लस श्रम इक्वल टू प्राण अवस्था, ये तो नियति विधि से इतिहास, नियति का इतिहास ये है, ठीक है ना। हाँ। जो पदार्थावस्था में जब यथास्थिति में होता है, जब श्रम जो है ना, वो धन श्रम, वो जो उसके धनात्मक विधि से श्रम का नियोजन हो, तब वो क्या हुआ? यौगिक विधि से रासायनिक संसार में परिवर्तन हुआ, वही भौतिक वस्तु, दूसरा संसार, दूसरा कोई वस्तु आया नहीं। ठीक, समझ में आ गया? रसायन संसार में परिवर्तित, रसायन संसार में परिवर्तित होना फिर क्या हुआ? प्राणावस्था का बुनियादी हो गई रसायन, उससे प्राण कोश हुआ, प्राणावस्था एस्टैब्लिश हो गई। प्राणावस्था अपना यथास्थिति में कार्य करते समय में उत्साहित हुआ पूरकता के लिए, तब क्या हो गया? तो प्राणावस्था के रूप में प्रकट हो गए। प्राण कोशों का रचना प्राणावस्था की शरीर रचना के रूप में प्रकट हुआ। बात सही है ना? तो जब पूरकता के लिए जो श्रम नियोजन होती है, उसको धन श्रम लिखा। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, उसी प्रकार जीवावस्था एस्टैब्लिश हो गई और अच्छे ढंग से जीव संसार समृद्ध हो गई, परंपरा बन गए, तब जो है ना पुनः पूरकता के लिए नियोजन हुआ। क्या क्या कहाँ हुआ? प्राण कोश में गुणात्मक परिवर्तन हो गया। प्राणावस्था से गुणात्मक परिवर्तन हुआ, जीवावस्था की शरीर रचना हो गई। उसी प्रकार जीवावस्था से जब पूरकता की बात हुई, आराम से वो जाकर के प्राण कोश में गुणात्मक परिवर्तन। हाँ। प्राण कोश में गुणात्मक परिवर्तन के आधार पर ही मानव शरीर रचना हो। ठीक है, ठीक है ना? इसका नाम है धन श्रम। अच्छा, और इसके पहले जो श्रम आपने बताया था, इसमें उसके पहले यथास्थितियां, हाँ, प्राणावस्था अपने यथास्थिति में, ये धन श्रम कब है? पूरकता के लिए। धन श्रम क्यों कह रहे? मैंने श्रम कर रहा है, हाँ, उसमें गुणात्मक परिवर्तन पूर्वक श्रम किया। अच्छा, इसीलिए धन श्रम कहा। धन श्रम का। अच्छा, मतलब धन आप उसको कह रहे हैं, धन समृद्धि के अर्थ में। समृद्धि के अर्थ में।
ठीक है। आप किस अर्थ में लगाते हो हम नहीं जानते। हाँ हाँ, अभी तो हमारा पैसे के रूप में, बट धन जो आप कहते हैं वो समृद्धि के, मतलब पशु और मतलब धन आपने परिभाषित किया है ना, वस्तुओं के रूप में, पशुधन के रूप में, और एक और कहा था ना संतोष भैया कौन? रायपुर से। रायपुर से अवधेश भाई साहब भाई। अवधेश भाई के भाई साहब। हाँ हरिहर। हाँ आशीर्वाद बता। नाम दिया है पूरकता। पूरकता क्या चीज है? आगे प्रकटन के लिए उपयोगी हो जाना। ठीक है। हाँ ठीक। आगे प्रकटन के लिए उपयोगी होना, ठीक है ना। नियति विधि से जो चार अवस्था है ना, चारों अवस्था अपने परंपरा में होना, आगे अवस्था के लिए प्रवृत्त होना, ये इसका नाम है धन श्रम। बहुत आसान है। अप्रोच में ठीक है ना ये ठीक है। और नीचे वाले श्रम में जो है, एक तो आपको आपने इस अर्थ में श्रम का तात्पर्य, हाँ बाबा, अधिक उन्नत। उन्नत का क्या मतलब है? अभी जितना उन्नत थे उससे ज्यादा होना। अभी जैसा प्राणावस्था में जो अणु थे वो प्राणकोश में परिवर्तित हुआ तो उन्नत हुआ कि नहीं हुआ? पतन हुआ। उन्नत हुआ कि पतन हुआ? उन्नत हुआ। यही ठीक है ना। उन्नत होने के अर्थ में श्रम नहीं हो जाना, हो पाना। तो प्राणावस्था के अणु में तो जीवावस्था में प्राणकोश के रूप में काम करना शुरू कर दिए। एक गुणात्मक परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? अणुएं तो कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद वही जो पदार्थ प्राणावस्था में जैसा उन्नत हुए, उससे उन्नत होने पर जीवावस्था के शरीर रचना हो गए। ठीक है ना। ठीक है। जब जैसा जीवावस्था के शरीर रचना हुआ, उन्नत होकर के मानव शरीर रचना कर दिया, कई के लिए कर दिया। जीवन जो है ना, जागृति को प्रमाणित करने योग्य रूप में किया। माने उन्नति कई कुवते आई ताकि जीवन अपने जागृति को शरीर द्वारा परंपरा में व्यक्त कर सके। उन्नति पूरा का पूरा मानव शरीर रचना के लक्ष्य से चला। मानव उसको ना अध्ययन किया, ना समझा, मनमानी किया, जो होना था हो गया। खत्म बात इतनी। मानव अपने में अपने स्वरूप में आने के लिए शरीर और जीवन दोनों है। शरीर कैसा उन्नत हुआ ये इस लिस्ट में इतने में। परमाणु में विकास कैसा हुआ, जीवन पद कैसा आया, वो अलग से चैनल है। ठीक है। ठीक है। विकास क्रम में पूरा अणु से लेकर प्राणकोशा उन्नत होकर के मानव शरीर रचना तक पहुंचा। ये पूरा इतने में। ठीक है। कितना विलक्षण बात। ये विज्ञान छूता नहीं। ठीक है, बहुत सुंदर है बाबा। अपना अपना जो है ना प्रतिष्ठा बना रखा है। प्रतिष्ठा बहुत बड़ी बना रखी है। प्रतिष्ठा का मतलब कितना दुखद बात, कितना दुखद बात है। आप इस बहुत आगे आगे अरे पढ़ता हूँ। हाँ बाबा। बहुत जगह मेरे कार गए वाले, ये पहले जैसा ही है। जब पहले अपन काम किए थे उस समय में यही तो दिखाए हो। वो आदत पड़ना था। मतलब ये ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट तो नहीं है। कोश गठन के प्रमाणित होने का स्तर, जीव शरीर में मनोमय कोश
ठीक है, इसको बाद में लेंगे, उसके लिए ध्यान में नहीं आ रहा। ठीक, बीच में थोड़ी गलती हो गई, मुझे बैठकर प्रिपेयर करना था उसको एक दिन बैठकर, यहाँ आने के बाद आई अज्यूम दैट मुझे याद रहेगा। यहाँ ये 3 चीजों को पढ़िए, है ना? शब्द, हाँ, स्पर्श, रूप, रस एवं गंधेंद्रियों द्वारा, ये 5 इंद्रियों की बात की। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधेंद्रियों द्वारा आहार, आहार रूप में, निद्रा रूप में, है ना, भय रूप में, मैथुन रूप में होने वाली सभी तृप्तियों इंद्रिय है। इंद्रिय तृप्ति इसका नाम, जो सामयिक है ना? जो सामयिक, ठीक है, ये वाली ठीक है, एक हो गया। इसके अगले वाला तृष्णा, पुत्रेष्णा, लोकेष्णा तथा समाधान से प्राप्त तृप्ति की बौद्धिक तृप्ति संज्ञा है। ठीक है ना? जो दीर्घकालीन या दीर्घ परिणामी होती है। ये दीर्घकालीन होते हैं, दीर्घ परिणामी होते हैं। हाँ। तो ये जो 3 इष्णाओं के साथ हम उपकार करते हैं, मानव चेतना में होता है, मानव चेतना में गण्य हो। सही है। अच्छा, इसमें केवल लोकेशनल के आधार पर उपकार करते हैं, वो देव चेतना कहलाया। हाँ। ठीक है, केवल समझ तो उतना ही है। हाँ। मानव चेतना में भी समझ उतना ही है, देव चेतना में भी समझ उतना ही है। उपकार करने में अंतर। ये तीनों इष्णाओं के साथ मानव चेतना में उपकार होता है। हाँ। देव चेतना में केवल लोकेशना के साथ उपकार होता है। दिव्य चेतना, दिव्य मानव में जो केवल येष्णा से मुक्त होकर के उपकार होता है, येष्णा के लिए होते ही नहीं। मानव चेतना में ही विषयों के लिए हम उपकार नहीं करते हैं, जागृति के लिए उपकार करते हैं। ठीक है, ठीक है ना? ये कुल मिलाकर के उन्नति का मतलब। इस ढंग से गुणात्मक परिवर्तन है उन्नति। ठीक है ना? तो इसमें जो तात्विक रूप में हो गए, है ना, वो उसमें जो बताया शरीर रचना की विधि से बता दिया। हाँ, और आगे अच्छे ढंग से बेटा, अच्छे ढंग से हृदयंगम कराओ। ये तो समझ में आ गया ना? ये जो येषणा का परिणाम, वैष्णवों में गुणात्मक परिवर्तन होना दीर्घकालीन विधि। हाँ, दीर्घकालीन का क्या आशय? मतलब जो मानव चेतना से दिव्य चेतना में जो पहुंचने की जो बात है, वो जितने भी गुणात्मक परिवर्तन की बात है, तो ये जो दीर्घकालीन तृप्ति के आधार पर, वो शनै ये ईष्णा के आधार पर जो ईष्णा के साथ हम उपकार करने की जगह में हम उपकार के जगह में पहुंच जाते हैं। यही गुणात्मक परिवर्तन। ठीक है ना? और आगे ठीक है। और उसके बाद लिखा है कि संबंध मूल्य मूल्यांकन उभय तृप्ति ही मूल्य मूलक विधि से जीने का प्रमाण है ना? ठीक है, जिसमें निरंतर सुख की संभावना दिखने लगती है। जैसा ही हम शुरू किए एक व्यक्ति, हाँ, तो इसमें सुख की संभावना शुरू। परिवार में यदि पूरा लोग जिए, हाँ, ज्यादा सुदृढ़ होगा, हाँ, पूरा मानव जाति यदि चल दिया, हाँ, वो अपने आप से अभयता तक पहुंच गए। अच्छा, ठीक है। तो उस अर्थ में कहा है उसको। ठीक है, बहुत आसान गेम जो हम स्वयं जिए। परिवार के सब जीव में ऐसा इच्छा होता है, परिवार सब जिए, अड़ोस पड़ोस जीवे ऐसा इच्छा होता है, अड़ोस पड़ोस के साथ स्वयं जीवे, तब जो पूरा गांव घर शहर
ऐसा जीव है, ऐसा हो जाती है। यदि ये जीना बन जाता है, सारा धरती के मानव जी बोलिए सर, अपने आप से फैलता है और प्रभाव भी फैलता है, अपेक्षा भी फैलता है। ठीक है ना? प्रभाव भी फैलता है और अपेक्षा भी फैलता है। प्रभाव शब्द को जैसा हम जो जीते हैं उसका प्रभाव वातावरण बनाता है कि नहीं? जैसे आपका जीना मेरे ऊपर प्रभाव करता है। पहले ये बता, आपके ऊपर उनके ऊपर छोड़ दो। हम जो कुछ भी जैसा भी जीता हो, हमारे चारों तरफ उसका प्रभाव होता है कि नहीं? होता है। उसमें से जब हम विधिवत जीते हैं, मानव चेतना में जीते हैं, वो जीव चेतना के ऊपर प्रभाव डालता है। ठीक है, ये बात ठीक है। जैसा प्रभाव डाला, स्वाभाविक है हमारा जैसा जीने के लिए इच्छा होता हो ही जाता। इसी का नाम है प्रभाव। और प्रभाव हमारा कितना सोवर है आप इस वस्तु। सुंदर सुंदर सुंदर। प्रभाव जो है वो उसी विधि से जो जीव चेतना में जी रहा है उसको प्रेरणा मिल रही है। हाँ, जीव चेतना के लिए, जीव चेतना में जीता हुआ आदमी को मानव चेतना में जीता हुआ आदमी से प्रेरणा मिलना शुरू कर दिया। अच्छा, एक दिन अपनाने की इच्छा हो ही जाएगी। ठीक है, ऐसा चल रहा है। बहुत सुंदर है बाबा ये तो। ठीक है, ठीक है। आगे ये हो गए? हाँ, हो गया ये। आगे नहीं, और एक लास्ट ध्यान में है कि आपने भी कहा था कि, तो इसको वापस स्पष्ट कर दे तो मानव, देव मानव और दिव्य मानव में, है ना, समझ में कोई अंतर है नहीं। हाँ। इसका मतलब कि अभिव्यक्ति में अंतर है। अभिव्यक्ति मतलब संप्रेषण में अंतर है, उपकार में अंतर। जो दिव्य मानव जैसा संप्रेषित होता है उसमें उपकार का मात्रा पूरा लगा रहता है। देव मानव में उससे कम, मानव चेतना में उससे कम, इतने ही अंतर। ठीक है, तो बोध और मतलब बोध और अनुभव में समान है, समान फैलाव की सीमा, व्यवहार में समान है, व्यवहार में आचरण में समान, व्यवस्था में जीने में समान। आचरण में मतलब जो मूल्यों का जो निर्वाह है, मूल्य चरित्र की जो निर्वाह है उसमें सबके समान। ये होते हुए उपकार में अंतर हो गया। उपकार प्रवृत्ति में अंतर। ठीक है, उपकार प्रवृत्ति देवी मानव में पूर्ण हो गया, देव मानव में अधिक हो गया, मानव में जो प्रमाणित हो न्यूनतम। ठीक, न्यूनतम मात्रा में ही जो संसार में काफी दूर तक पहुंचने की व्यवस्था बन गई। ठीक है ना? और उसके बाद जो है ना उसमें श्रेष्ठता की चले गए, देवी मानव चेतना तक चले गए। उपकार में ज्यादा से ज्यादा उपकार करने की प्रवृत्ति में चलते ये जो सेकेंडरी होती गई, थर्ड प्रायोरिटी में आ गए, फोर्थ प्रायोरिटी में आ गए, 20वें प्रायोरिटी में ये सुनाए हैं। उपकार पहले हुआ, व्यवहार उसके बाद हुआ, और व्यवहार में जो आचरण उसके बाद हुई, उसके बाद जो है ना ये नामक की बात, पुत्रेष्णा वित्तेष्णा दोनों हो गए। ठीक है ना? ठीक है, प्रायोरिटी चेंज हो गई। हाँ। किसी को हम गुणात्मक परिवर्तन कह रहे हैं, मानव। ठीक है, ये मानव चेतना आने के बाद गुणात्मक परिवर्तन क्या है? ये जो ईशनाओं को वो प्राथमिकता में न रखकर क्या चाहिए, इसको दूसरे तीसरे चौथे प्रायोरिटी में रखकर प्रायोरिटी में उपकार को रखना, ये दिव्य चेतना की बात। ठीक है, इसमें ऐसा है कि है ना, मतलब उपकार जो है वो कम ज्यादा की उपाधि से बस केवल इतने ही है। मानव चेतना, देवी चेतना, समझ बराबर, फैलाव के अंदर समझ फैलाव के कैपेसिटी, प्रवृत्ति की बात मिलकर के बात। ठीक तो है, बहुत सही है, बहुत सही है। ठीक है, ठीक है।
इसमें अलग ही प्रजाति होंगे ऐसा कुछ भी नहीं। जबकि जीव चेतना में अनेक प्रजाति हो जाता है, इसीलिए समुदाय चेतना व्यक्तिवादी चेतना में आ जाता है। आ जाने पर टकराव भावी, अपराध भावी। सही है, ठीक है। इसमें पूर्ण विश्राम ही दुख का उन्मूलन तथा भ्रम से मुक्ति ही मोक्ष है ना। इसमें मोक्ष और बंधन की बात की थी। हाँ, भ्रम बराबर बंधन। भ्रम क्या चीज है? अतिव्याप्ति, अनाव्याप्ति, अव्याप्ति दोष। ये देखो क्या बोल रहा है। हाँ, और 2-3 मिनट है बाबा। अच्छा, हाँ, ठीक। हाँ, तो इसमें पूर्ण विश्राम की जो स्थिति है पूर्ण विश्राम वही है परंपरा, जो प्रायोरिटी में उपकार करना। अच्छा, मतलब दिव्य मानव की स्थिति को पूर्ण विश्राम कहते हैं। पूर्ण विश्राम। अच्छा, उसके पहले की स्थितियों को विश्राम का नाम दिया। मानव चेतना, देव चेतना को विश्राम स्थिति कहा। हाँ, सर्वतोमुखी समाधान उसका प्रमाण कहा। हाँ, और मानव में ये जब पूरा हो जाता है, देव मानव में थोड़ा सा ज्यादा उपकार होता है, देवी मानव में पूरा उपकार होता है। ठीक है, बहुत सुंदर। अभी मैं जो है ना, बिना किसी की इसके लिए पराधीनता के हम संसार में ज्ञानार्जन करने के लिए जो क्रम बनाए हैं, ये उपकार विधि है कि नहीं, पूरा है कि नहीं, अधूरा है, आप ही सोचते। जितना देख पाता हूँ बाबा, लगता है कि पूरा से भी ज्यादा है। हाँ, ऐसे ही लगता है। ये है काम। इस ढंग से यदि मन होता है, जब संसार से कुछ लेना ही नहीं, संसार के साथ केवल उपकार करना, इसको दिव्य मानव नाम दिया जाए कि नहीं दिया जाए, आप ही बताओ। देना ही पड़ेगा बाबा। ऐसा कुछ नाम नहीं है। ठीक है, श्रीराम उसको बंद कर सकते हैं। क्या चाहिए? मैं उसको कह रहा था, लिप कर रहा है ना बाबा। लिप